अजूबी से भी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप पे। एक बार सभी जुड़ जाओ। और जो हमारी लास्ट टाइम पे सीरीज चल रही थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की, और यूनिट 3 चल रही थी, आज लेक्चर 18 चलेगा भैया हमारा, और सेल मॉडल के बारे में आज बातचीत करेंगे भैया। सभी को जय श्री राधे कृष्ण और सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाओ जल्दी, एक बार जुड़ जाओ और अच्छे तरीके से इस टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे होंगे हम। आज सेल मॉडल पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको मैजिक नंबर के बारे में बता दिया, तो जय श्री राधे कृष्ण भाई। जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको मैजिक नंबर के बारे में बताया था, वे मैजिक नंबर का आज जो प्रयोग करोगे सेल मॉडल में करेंगे भैया। ठीक है भैया, मैजिक नंबर का कंसेप्ट किस में शो करेंगे आज हम? सेल मॉडल में। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से आ जाओ सभी, एक बार जुड़ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं इस वाले मॉडल को। भैया सेल मॉडल, जय श्री राम जी, जय श्री राम। देखो भैया, सेल मॉडल जो बताता है, सेल मॉडल बताता है कि कोई भी साथ वाला कितना ज्यादा स्टेबल है या नॉन स्टेबल है। भैया इस बात को बताता है कि कोई भी न्यूक्लियाई कितना स्टेबल है और कितना नॉन स्टेबल है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यदि किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं। तो यदि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी में भी मैजिक नंबर हमें मिलता है, तो मैजिक नंबर जैसे लास्ट टाइम पे मैं आपको बता के आया था कौन कौन से नंबर थे, अगर वे मैजिक नंबर मिलता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भैया, कैसा होगा? ज़्यादा स्थायी होगा अपने साथ वाले से। यदि दोनों उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, दोनों मैजिक नंबर में लाई कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा वो। ठीक है, तो आज ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं भैया सेल मॉडल में। तो कुछ इसकी नॉर्मली थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है भैया, नॉर्मल थ्योरी देख लेते हैं। भैया सेल मॉडल किस तरीके से काम करता है? ठीक है भाई, सेल मॉडल किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे कहूँ इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भैया सेल मॉडल का। सेल मॉडल, सेल मॉडल, तो पहले हिंदी वाले कुछ टर्म्स देख लेंगे इसकी एक बार। को सिद्धांत क्या बताएगा, फिर इस पे अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करते हैं इसकी। सबसे पहले इस कुछ थ्योरी देख लो, हिंदी वाले और इंग्लिश वालों की अलग लिखवा दूंगा भैया, और आपको प्रत्येक थ्योरी के बारे में कुछ ना कुछ चीजें साथ साथ बताता रहूंगा। तो थ्योरी है हमारा कि भैया नाभिक का कोस मॉडल, कोस मॉडल इस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रतिपादित किया गया। वैसे अभी तक जितनी भी चीजें हम भरते हुए आए हैं पाउली के एक्सक्लूजन लॉ से भरते हुए आए हैं भैया, प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादित किया गया कि जो इसके अंदर न्यूक्लिनो होते हैं, कि न्यूक्लियन के ऊर्जा स्तर, न्यूक्लियन के ऊर्जा स्तर। अभी इंग्लिश वाले भी लिखेंगे भैया इसकी थ्योरी कुछ, क्योंकि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन थ्योरी पता होनी बहुत जरूरी है। ऊर्जा स्तर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर के समान पाए गए, ऊर्जा स्तर के समान पाए गए। यानी कि एक तरीके से न्यूक्लियस को एटम का दर्जा दिया गया भैया, समान पाए जाते हैं। इस लाइन से तो एक ही बात स्पष्ट हुई भैया कि भैया
जैसा हमारा न्यूक्लियस होता है वो किसके तरीके से बिहेवियर करता है, एटम के तरीके से बिहेवियर करता है। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार किसी नाभिक के, अभी ये जितनी भी लाइन लिखवा रहा हूं अभी समझाऊंगा मैं आपको। किसी नाभिक के, किसी नाभिक के भीतर, किसी नाभिक के भीतर प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को न्यूक्लियानो भी कहा जा सकता है भैया। न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कोषों में, यानी कि एन और पी ऑर्बिट में कैसे मिलेंगे भैया, ग्रुप फॉर्म में मिलेंगे। कोषों में समूहित, यानी कि ग्रुप फॉर्मेट में समूहित होते हैं, समूहित होते हैं। जैसे कि, जैसे कि नाभिक के, नाभिक के बाहर, जैसे ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में रहते हैं, विभिन्न कोषों में रहते हैं। एक बार ये लैंग्वेज आप क्या लिख रहे हो अभी समझा रहा हूँ इसे, ये आप एक बार यहाँ तक का नोट कर लो। एक बार ये वाली जितनी भी आपने बात लिखी है एक बार नोट करने के बाद सभी डन लिख देना भैया। फिर इंग्लिश वालों का भी ये कुछ इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ, फिर इनके बारे में समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है भैया। एक बार नोट करने के बाद डन लिख देना भैया सभी। जल्दी से यहाँ तक का लिखने के बाद सभी एक बार डन लिख देना भैया। फिर ये वाली बात बताता हूँ कि आपको ये वाली बात मैंने क्या लिखवाई है अच्छे तरीके से। जल्दी से लिख दो भैया। जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है एक बार सभी नोट करने के बाद डन लिख देंगे भैया। फिर आगे चलते हैं। अभी इंग्लिश वालों का अभी लिखवाऊंगा ये वाला पॉइंट आपका बहुत अच्छे तरीके से, और इस वाले पॉइंटों को अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है भैया। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं आगे बढ़े, फिर इन कोषों में, इन कोषों में, इन कोषों में पूरित का मतलब है फिल, पूरित का मतलब जो फील्ड कर रहे हैं हमने, एफ आई डबल इल्ड, फील्ड, तब मानते हैं, तब मानते हैं, तब मानते हैं जब ये, जब ये कोष, जब ये कोष प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या दोनों के लिए, दोनों के लिए मैजिक नंबर, दोनों के लिए मैजिक नंबर, यानी कि इससे बोल सकते हैं विशिष्ट अंक, विशिष्ट अंक लिखा हुआ आ सकता है आपका, विशिष्ट अंक रखते हैं, ठीक है भैया। यानी कि प्रत्येक कोष में, प्रत्येक कोष में प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के न्यूक्लियानों की संख्या, न्यूक्लियानों की संख्या
संख्या पाउली के पाउली के अपवर्जन नियम से दी जा सकती है। अपवर्जन नियम से दी जा सकती है। दी जा सकती है। एक मोटे तौर पे अगर मैं आपसे कह लगूं, जो नाभिक जो नाभिक मैजिक नंबर रखते हैं, मैजिक नंबर रखते हैं, वे अधिक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं भैया? अधिक स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं। अभी ये जितनी भी लैंग्वेज है, अभी एक बार आप सभी लिख लो। और मैजिक नंबर मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं। 2, 8, 28, 50, 82 और 126। ठीक है, एक बार हिंदी वाले सभी नोट करेंगे और फिर इंग्लिश वाले, सर न्यूट्रॉन के बाद क्या है? ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का अभी रुका हुआ था, एक बार नोट कर लो। न्यूट्रॉन के बाद न्यूक्लियॉन है ये। ठीक है भैया। कुछ स्टूडेंटों का रुका हुआ था, एक बार नोट कर लो भैया, फिर आगे चलते हैं। और जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है अब तक किसी को भी? जैसे ही नोट कर लो, नेक्स्ट लिख देना भैया एक बार सभी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, नोट कर लो एक बार ये वाला पॉइंट भी। और फिर मैं इसका इंग्लिश में भी लिखवाता हूँ, इसका क्या मतलब है, और फिर अच्छे तरीके से हम देखते हैं। ठीक है भैया, नोट कर लिया? ठीक है भैया, नोट कर लिया आपने सभी ने? बहुत बढ़िया। अब एक बार इंग्लिश वाले नोट कर लो। सेकंड लाइन में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन या दोनों। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन या दोनों। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन या दोनों, या है ये, या। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं या। ठीक है भैया। अब इंग्लिश में देखते हैं इसे एक बार, इंग्लिश में कैसे। द सेल मॉडल, और ये भी बात आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस हैज बीन developed has been developed on the assumption that energy level of the nucleons are similar to that of an electron cell in an atom। ठीक है भैया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटॉन and neutron are grouped in cell inside the nuclear nucleus
similar to electron in various cell outside the nucleus. These cell are regarded as filled when they contain they contain then they contain a specific ब्रैकेट में मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बोथ the number of nucleons of either type जितनी भी आप लैंग्वेज लिख रहे हो अभी समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से either type in each cell is limited by the Pauli exclusion law principle. It is found that a nucleus is more stable if it has मैजिक नंबर. कौन कौन से होते हैं भैया मैजिक नंबर? 2, 8, 28, 50, 82, 1 to 6 1 to 6 1 to 6. ठीक है भाई. ऑफ आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एक बार सभी नोट कर लेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. देखो क्या बात बताई हुई है, थोड़ा सा ध्यान से समझो. ये वाला तो था आपका थ्योरी का कंसेप्ट. एक बार सभी नोट करने के बाद डन लिख देना भैया. और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके ये आपको क्या क्या पॉइंट है. आपको इसी थ्योरी में कुछ काम की चीजें पता चल जाएंगी भैया. ठीक है, काम की चीजें पता लग जाएंगे. अब इस जो ये अपने थ्योरी लिखी है हिंदी वालों ने और इंग्लिश वालों ने, एक बार अच्छे तरीके से समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं. ठीक है भैया. अगर जो स्टूडेंट अभी थ्योरी लिखे बगैर रह गया तो कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसे वो पीडीएफ में मिल जाएगी. बेफिक्र रहो. अभी समझ लो आप क्या कहना चाह रहे हो. देखो अगर मैं सपोज करो कोई एटम लेके चलता हूँ, मैं कंपैरिजन करके चलता हूँ दो चीजों में. मैं अगर सपोज करो एटम लेके चलूं तो एटम है हमारा और ये है हमारा न्यूक्लियस. ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है. ये एटम है. तो मान लो सपोज करो यहाँ पे एक सेल है इस तरीके से, और यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं भैया? इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चक्कर लगाए हुए हैं. ठीक है. तो ठीक इसी प्रकार से ये तो मन ने एटम का केस ले लिया. वो कह रहा है जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग भरे हुए होते हैं? पाउली एक्सक्लूजन लॉ के अकॉर्डिंग भरे हुए होते हैं. किसी भी सेल या सब सेल में आपको पता होगा किसके अकॉर्डिंग भरे होते हैं? पाउली एक्सक्लूजन लॉ के.
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, ठीक है भैया। यानी कि होन्स रूल के अकॉर्डिंग और पाउली के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू पाउली कह सकते हो आप। अगर मैं आपसे कह लगूं ठीक इसी प्रकार से, यदि मान लो सपोज करो कोई भी हम, अब की बार तो मैंने कहा कि जैसे किसी भी चीज में कोई भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो किसी भी एटम की स्टेबिलिटी कौन बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भरते वक्त उनकी सेल कैसी हो जा रही है, फुल फील्ड हो जा रही है, उसकी सेल कैसी हो जा रही है, फुल फील्ड हो जा रही है। मान लो सपोज करो अगर मैंने आपसे कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो 10 लेकर चला मैं, 10 लेकर चला और ये 2 और 8 हो गया, तो आप क्या हो गया, ये कैसा हो गया होगा, स्टेबल हो गया। तो ये आप क्या भर के देख रहे हो, एटम भर, वो इलेक्ट्रॉन भर के देख रहे हो। आपने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन से बता दिया कि ये जो N है ये कैसा है, स्टेबल है। लेकिन यदि इस मॉडल के अनुसार, सेल मॉडल के अनुसार मैं ऐसा न्यूक्लियस में देखना चाहूँ, मान लो ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन को और एंड प्रोटॉन को। अगर मैं सपोज करूं आपसे कहूं कि यहाँ पे किसी भी, मान लो सपोज करो एटम की स्टेबिलिटी का पता किससे बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन से बता रहे थे कि वो फुल फील्ड है या ना है। अगर वो फुल फील्ड होता तो स्टेबिलिटी से बता सकते हैं कि वो स्टेबल होगा। लेकिन यदि मैं यही वाला सेम टू सेम केस किसके लिए लेके चलूं, न्यूक्लियस के लिए लेकर चलूं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स को बोलते हैं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या ऐसे, अगर बाय द वे जैसे इसमें 8 नंबर आ गया, तो ठीक इसी प्रकार से न्यूक्लियॉन्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, मैजिक नंबर के साथ, मैजिक नंबर के साथ। कि अगर मान लो सपोज करो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है, न्यूक्लियस का मतलब है, यदि N और P में आपको क्या मिल जाता है, मैजिक नंबर मिल जाता है, तो आप क्या होगे कि ये वाला न्यूक्लियॉन्स हमारा कैसा है, स्टेबल है या नहीं है। अगर हमारा मैजिक नंबर इसमें मिल गया, अगर मैजिक नंबर लाई हो जाता है, तो मैं कह दूंगा ये स्टेबल है या ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल केस से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली बात आपको क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलता हूँ, 2He4, 2He4। अच्छा भैया जल्दी से बताओ इस वाले उसमें ये क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, ये होता है Z, ये क्या है, Z है, और ये 4 क्या बताया था आपको, ये बताया था A। ठीक है भैया, जेड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, 2। और इसमें से अगर n निकालना हो तो फॉर्मूला रहा है A = Z+N, Z+N ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या होगे, A की वैल्यू कितनी है, इसमें 4 है, और Z की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस N, तो N की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाओगी, 2। तो आप क्या होगे, मेरा प्रोटॉन कितना आया है, 2 आया है, और न्यूट्रॉन कितना आया है, 2 आया। तो आप क्या होगे, हमें यही तो देखना था कि न्यूक्लियॉन्स में से या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कोई सा भी मैजिक नंबर में लाई कर गया तो हम स्टेबल कह देंगे। तो एक बात बताओ, इसका जेड भी हमारा किसमें, पी भी क्या मैजिक नंबर में लाई कर रही है, 2 नंबर, क्या मैजिक नंबर में लाई कर रही है, यस लिखो या नो लिखो। क्योंकि ये 2 नंबर जो है किस में लाई कर रहा है, मैजिक नंबर में लाई कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था मैजिक नंबर होता क्या है, इन मैजिक नंबर वे आपको याद रखने हैं 2 8 वाले, ठीक है। देखो ये मैजिक नंबर में लाई कर रहा, तो इसका मतलब 2He4 कैसा है, स्टेबल है। 2He4 कैसा है भैया, स्टेबल है। तो उन्होंने क्या काम करा था, क्या काम करा था भैया, सेल मॉडल वाले ने, कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को देख के किसी भी चीज की स्टेबिलिटी बताई जाती है, इसी प्रकार से न्यूक्लियॉन्स को भी देख के किसी भी चीज की स्टेबिलिटी बताई जा सकती है। यानी कि एटम के अंदर जितने महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही महत्वपूर्ण क्या है, अंदर न्यूक्लियस है। तो यही पूरा सिस्टम हमारा किसके अंदर बताया गया है, सेल मॉडल के अंदर, कोश सिद्धांत के अंदर। जल्दी बताओ समझ में आ गया, जो भी लाइन लिखी हुई थी। अब आप अच्छे तरीके से उन लाइनों को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वे कहानी समझ में आ रही होगी। देखो कैसे, पहले हिंदी वाले एक बार लाइन को देख लो, क्या लिखवाया मन ने। नाभिक का कोश मॉडल इस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया, यानी कि नाभिक का कोश मॉडल इस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया कि न्यूक्लियॉन के ऊर्जा स्तर और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियॉन को ले लो और परमाणु को ले लो, दोनों के ऊर्जा स्तर कैसे हैं, समान आते हैं। भाई जैसे आप ऐसा नहीं कह सकते, जिस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियस में किसकी होगी, न्यूक्लियॉन्स की। बात आई समझ में।
तो इस मॉडल के अनुसार किसी नाभिक के भीतर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कोषों में समूहित होते हैं। यानी कि किसी भी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं। जैसे ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में रहते हैं, जिस प्रकार से न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही इन कोषों में भी फुल्ड, मान लो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हुए फुलफिल है, तो इसी प्रकार से कोष के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी यदि मैजिक नंबर रख रहे हैं न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या दोनों, तो क्या माना जाओगा, क्या माना जाओगा भैया, वे अधिक स्थायी माने जाओगे। ये मैजिक नंबर है 2H4। इसी प्रकार से मैंने इंग्लिश वालों की ये लैंग्वेज लिखवाई है, बिल्कुल सेम टू सेम। जल्दी से देखो, द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस हैज बीन डेवलप्ड ऑन द assumption that energy level of the nucleons are similar to that of an electron cell in the atom। जिस प्रकार से एटम में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन की सेल से हम पता करते हैं, इसी प्रकार से न्यूक्लियस में भी किसके उस पर पता करते हैं, ये इस मॉडल पर आधारित है। तो यही सारी चीजें मैंने इस उसमें बताई हुई है, यही आपको लिखवाई है। जल्दी से बताओ, चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और आप जल्दी से बताना। तो ये आपको सब पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपको सेल मॉडल समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, सेल मॉडल अच्छे तरीके से समझाने के लिए। चलो मैं एक बार सेल मैजिक नंबर जल्दी से सभी टाइप करके बताओ, कितने कौन कौन से थे भैया, जल्दी से टाइप करके बताओ मैजिक नंबर कौन कौन से थे। जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों के एकदम सही होंगे। तो मैजिक नंबर देखो कौन कौन से थे, याद रख लो, जैसे 2, 8, 20, 28, 50 और 82 और 126, ये सभी याद रख लो भैया मैजिक नंबर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, बिल्कुल सही बताया भैया। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बताया। तो ये मैजिक नंबर आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। 2, 8, 20, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं क्या सेल मॉडल कैसा काम करता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल फॉर सेल मॉडल, एग्जांपल फॉर सेल मॉडल। ठीक है भैया, अगर मैंने आपसे कहा, सपोज करो मैंने ऐसे ले लिया 13Al इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और मान लो सपोज करो मैं 13 भी ना ले रहा यहाँ पे, चलो ले लो कोई दिक्कत नहीं, चलो सपोज डेट ऐसा मान के चलो। अब मैं सबसे पहले इसमें लागू करके देखूंगा सेल मॉडल कैसा काम करेगा। मैंने कहा आपसे भैया इसमें आपकी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे जेड की वैल्यू आ रही है भैया यहाँ पे हमारी 13, और यही किसकी संख्या होती है, प्रोटोनों की। ठीक है, क्या होगी, प्रोटोनों की संख्या हमारी कितनी होगी, 13। ये क्या होता है, हमारा ए होता है। तो हम जब ए इजकल टू क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, और जेड की वैल्यू कितनी है 13, और एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, आप कहोगे एन की वैल्यू आती है 14। तो अब मुझे एक बात बताओ कि भैया, एक बात बताओ सभी जल्दी से, यहाँ पे हमारा पी की वैल्यू कितनी आई है, 13 आई है, और एन की वैल्यू कितनी आई है, 14 आई है। क्या इन दोनों में से या तो पी या एन या दोनों, क्या कोई मैजिक नंबर में लाई कर रहा हो ऊपर लिखे हुए नंबरों में, जल्दी बताओ। ठीक है, तो आप कहोगे इनमें से कोई सा भी एन या पी किस में लाई नहीं कर रहा, ऊपर मैजिक नंबर में लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे सेल मॉडल के आधार पर 13Al कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थायी तत्व है। क्या है, अस्थायी तत्व है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया सेल मॉडल का बहुत बढ़िया तरीके से, जल्दी से बताइयो। 8O16 में हो रहा है क्या ऐसा, एग्जाम्पल बताओ, सेल मॉडल लागू हो रहा है क्या, स्टेबिलिटी शो कर रहा है, देखते हैं लागू करके। इसमें जेड पी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 8 आ गई, और एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे भी 8 आ गई। तो क्या पी या एन में से सेल मॉडल में से मिल रहा कोई मैजिक नंबर में, आप क्या हो गए 8 पी के लिए भी मिल रहा और एन के लिए भी मिल रहा, तो भैया ये तो बहुत मोर स्टेबल है। दोनों चीज देखो, वैसा एक चीज भी मिल जा तो स्टेबल है, और वैसा दोनों चीज मिल जाए तो बहुत ज्यादा मोर स्टेबल हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 8O16 कैसा है, सेल मॉडल के अनुसार स्टेबल है। ठीक है भैया,
सेल मॉडल के अनुसार स्टेबल है। तो ये मैंने आपको सपोज डैट के एग्जाम्पल बताए थे। क्या आपको ये वाली बातें समझ में आ गई अच्छे से? जल्दी से बताओ, आपको ये वाली बातें अच्छे से समझ में आ गई? अब मैं आपको सेल मॉडल के कुछ पॉइंट बताता हूँ, इन पॉइंटों को अच्छे तरीके से हम देखते हैं भैया। सेल मॉडल के कुछ पॉइंटों को अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है भाई, सेल मॉडल के कुछ पॉइंट क्या क्या है हमारे। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया आपने सभी ने? एक बार यस लिख दो सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, पहला पॉइंट देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर मन ने आपसे कहा पहला पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट क्या है सेल मॉडल का? फर्स्ट पॉइंट क्या है सेल मॉडल का? सेल मॉडल का पहला पॉइंट है द न्यूक्लियॉन्स, द न्यूक्लियॉन्स हैव ए टेंडेंसी टेंडेंसी टू फॉर्म पेयर। यानी कि न्यूक्लियॉन्स की टेंडेंसी होती है कि वो पेयर बनाने की। ठीक है, इट इज इजियर टू रिमूव ए सिंगल अनपेयर्ड। यानी कि न्यूक्लियॉन्स क्या करता है, सिंगल पेयर को बाहर निकाल देता है, अनपेयर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस न्यूक्लियस और अपना एक पेयर बना लेता है, देन द पेयर्ड न्यूक्लियॉन्स। इसी वजह से अगर आपसे कोई पूछा लगे सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल सेल मॉडल के अनुसार क्या बताया गया, द न्यूक्लियॉन्स कंटेनिंग टू प्रोटॉन। यानी कि जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे, वो कैसा रहा होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल रहा होगा भैया। न्यूट्रॉन्स फॉर्म ए फॉर्म ए स्टेबल कॉम्बिनेशन अगर ऐसा हो गया, भैया स्टेबल कॉम्बिनेशन, तो ये स्टेबल कॉम्बिनेशन दिखा होगा। हिंदी में भी लिख लो भैया इसका एक बार, क्या पॉइंट है। फिर इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं मैं। क्या पॉइंट है हिंदी में? न्यूक्लियॉन की प्रवृत्ति क्या करती है, पेयर बनाने की होती है। न्यूक्लियनों की न्यूक्लियनों की न्यूक्लियनों की प्रकृति कैसी होती है, युग्म बनाने की होती है, युग्म बनाने की होती है। यानी कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने की होती है। तो इसी आधार पर युग्मित न्यूक्लियनों युग्मित न्यूक्लियनों युग्मित न्यूक्लियनों की अपेक्षा, यानी कि जो युग्मित होंगे, अयुग्मित। अच्छा एक बात बताओ, जो डबल होंगे उसमें से निकालना कठिन होता है, सिंगल में से? कमेंट करके बताओ। अयुग्मित न्यूक्लियानो में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना, जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, किससे आसान है? अकेले को निकालना आसान है या दो को एक साथ निकालना सरल होता है? एक नाभिक जिसमें जिसमें दो प्रोटॉन
जिसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। एक स्थाई, एक स्थाई, एक स्थाई नाभिक होता है, एक स्थाई नाभिक होता है। ठीक है भैया। डबल में से, ठीक है, सही बताया भैया। कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, एक एग्जाम्पल वे में समझते हैं इस वाली बात को। जितना भी हो आपको लिखा आपने, अगर किसी भी उसमें से एक स्पिन है, ये तो एक एग्जाम्पल वे में बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियॉन्स, ये तो मैं इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, न्यूक्लियॉन्स का समझ के चलो इसके अकॉर्डिंग। अगर इसमें से इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान रहा होगा या इस वाले में से निकालना आसान रहा होगा, आप कहोगे इसमें से आसानी से इजी वे में से निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन को बाहर। ठीक है। और अगर मतलब वे डबल हैं पेड वाले, तो इसे हार्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना। कैसा रहा होगा? हार्ड रहा होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियॉन्स के अंदर भी, यदि किसी भी न्यूक्लियॉन्स के अंदर, यदि किसी न्यूक्लियॉन्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक एक वो एक वो है, एक प्रोटॉन है, तो इसे एक प्रोटॉन है, तो इसे निकालना आसान है या इसे, तो आप कहोगे सिंगल वाले को आसानी से आप निकाल सकते हो, और इस वाले में 2 को आप हार्डली निकाल सकते हो, बहुत कठिन काम पड़ेगा। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन दिखाई हुई है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, सिंगल वाले को तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने बाय द वे इसे मतलब आपने मतलब 2 डबल वाले को निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा, बहुत मुश्किल से खींचेगा, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी डबल वालों की ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से ये बोला गया है कि जितने भी जहाँ पे भी मतलब 2 प्रोटॉन मिले आपको और 2 कैसे मिले न्यूट्रॉन, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात पक्की पता लगी, एक बात पक्की पता लगी एग्जाम्पल के तौर पे, कि भैया 2He4 जो होता होगा मोर स्टेबल होता होगा। 2He4 कैसा होता होगा? मोर स्टेबल। इस वाले पॉइंट से हमें ये पता लगा। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या दो ना किसी को भी, इस वाले पॉइंट में बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या दो ना किसी को भी। ठीक है भैया, दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझेंगे भैया, दूसरा पॉइंट क्या है, आपने सभी ने ये नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट समझेंगे यहाँ से सेल मॉडल का। अगर मैं आपसे कहने लगूँ, अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि बाय द वे, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हैं, हमारे दोनों इवन नंबर के हैं, कैसे हैं? सम नंबर के। तो नेचर में ये कैसे पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे नेचर में, सेल मॉडल के अनुसार ये कैसे पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा होते हैं ये मोर। ठीक है भैया, कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, यानी कि ज़्यादातर ये वाले मिले हैं जिसमें दोनों केस में एन और पी इवन हो, पाए जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा हुआ, कौन से वाला केस? दूसरे वाला केस है। यदि ऐसा हुआ कि एन और पी कैसे हैं, दोनों ओड नंबर के हैं, ओड नंबर के हैं, जैसे विषम नंबर के हैं, तो आप क्या होगा, ये बहुत नेचर में कैसे पाए जाएंगे? प्रकृति में बहुत कम पाए जाएंगे। ये तो ज़्यादा पाए जाते थे पल्ले वाले, और ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं? प्रकृति में बहुत कम। सेल मॉडल ने इस बात को भी बताया भैया, ये कैसे पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो इवन होते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं, रुके हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी एनओपी ओड होती है, ये खत्म होने लग जाते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में। याद रहा होगा ये वाला पॉइंट सभी को, कि अगर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इवन नंबर के हैं तो नेचर में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
लेकिन एन और पी कैसे हैं, विषम नंबर के हैं, तो नेचर में बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू बताना कि वो कम पाया जाता होगा या ज्यादा पाया जाता होगा इस टाइप का। मैं टाइप लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस टाइप का। देखो मैं अगर सपोज करो 8 और 16 लिखूं, 8 और 16 लिखो, अगर आप कहोगे जेड की वैल्यू भी कैसी है, यहाँ पे 8 है और एन की वैल्यू भी कितनी है, 8 है, ठीक है भैया। तो ये भी कैसा नंबर है, हमारा इवन नंबर है। तो ये भी कैसा है, हमारा इवन नंबर है। तो नेचर में इस तरीके के हमारे कैसे पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाओगे। लेकिन आप कह रहे हो कि एक ऐसा केस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हो, मतलब ओड नंबर के हो, जैसे 3Li6, मान लो सपोज करो 3Li6 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है और एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो इस केस में ये दोनों कैसे होगी, हमारे ओड टर्म्स होगी, ओड होगी, ये भी ओड होगी, ये भी ओड होगी। तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमारे पृथ्वी पर कैसे पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम। ठीक है, जल्दी से बताओ आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से बताओ ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ठीक है भैया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये इसका दूसरा पॉइंट था भैया, मैजिक नंबर का। सर अगर एक ओड और एक दूसरा इवन हो तो वो बीच में मिलेंगे, ना वे ज्यादा मिलेंगे ना वे कम मिलेंगे, इस बात को आप लिख भी सकते हो। अगर ऐसा हो कि एक ओड और एक इवन होगा तो वे मिड में मिलेंगे, मतलब ना तो इतने ज्यादा मिलेंगे ना इतने कम मिलेंगे। समझ में आ गई, एवरेज टर्म्स में मिलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तीसरे पॉइंट को देखते हैं अच्छे से। ठीक है भैया, तीसरे पॉइंट को देखते हैं अच्छे से कि भैया सेल मॉडल ने तीसरा पॉइंट क्या बताया था। यदि ऐसा हो जेड भी हमारा किस में मिल लाई कर जावे, मैजिक नंबर में लाई कर जावे, और ए माइनस जेड भी, यानी कि इसका मतलब एन भी किस में लाई कर जावे, हमारा मैजिक नंबर में लाई कर जावे, यानी कि दोनों हमें मैजिक नंबर में मिल जावे। जैसा भी मैंने एग्जांपल आपको 2H4 दिखाया था, तो इन्हें हम बोलेंगे ये कैसे होंगे, ज्यादा मोर स्टेबल होंगे भैया। मोर स्टेबल का मतलब है इनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। कैसा होगे, मोर स्टेबल होंगे भैया ये। और इनकी मोर स्टेबल के साथ साथ, अधिक स्थायी होने के साथ साथ इनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, अधिक स्थायी होने के साथ साथ इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी भी, बाइंडिंग एनर्जी भी कैसी रहेगी भैया, इनकी ज्यादा रहेगी। यानी कि बंधन ऊर्जा भी इस केस में कैसी होती है, बंधन ऊर्जा भी ज्यादा होती है, अधिक होगी। ठीक है, यानी कि आप एक बात और कह सकते हो, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो वे ज्यादा मोर स्टेबल होते हैं भैया। कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसके, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ इस केस के। अगर मैंने आपसे कहा 2H4 जल्दी से बताओ क्या मैजिक नंबर में लाई कर रहा है यो, जल्दी से बताओ 8 और 16, जल्दी से बताओ 82 PB 208, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एक बार चेक करके देखते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं कि भैया यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी भैया, हमारी ट्रू होगी और एन की वैल्यू भी ट्रू होगी। क्या ये टू नंबर हमारा मैजिक नंबर में लाई कर रहा है? तो दोनों क्या कर रहे हैं, मैजिक नंबर में, ये भी लाई कर रहा है ये भी लाई कर रहा है, तो ये कैसा रहा होगा, स्टेबल रहा होगा। कैसा रहा होगा, मोर स्टेबल भी कह सकते हो आप। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो, जेड की वैल्यू भी 8 आई और एन की वैल्यू भी कितनी आई, यहाँ से 8 आई, तो ये भी कैसा है भैया, मोर स्टेबल है। क्या इसमें भी ऐसी मिल रहा आपको? अगर 82 जेड इजिकल टू 82 मिल रहा है और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखो, क्या ये भी टर्म्स बननी है क्या हमारी, ये 6 रहा और ये हमारा 12 रहा, क्या 126 मैजिक नंबर में लाई कर रहा है? आप कहोगे बिल्कुल लाई कर रहा होगा। तो दोनों
लाई कर रहे हैं तो भैया ये मोर स्टेबल केस दिखाओगे। एक बार नोट कर लो सभी यहाँ तक का। और इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तीनों मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बताया भैया। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना। अब मैं आपको सेल मॉडल का अगला पॉइंट बताता हूँ। ये सेल मॉडल का तीसरा पॉइंट था भैया। सेल मॉडल का अगला पॉइंट देखो, एक बार सभी नोट कर लिया, नोटेड लिख दो करो भैया सभी एक बार जल्दी से। जल्दी से बताओ भैया। और आपको एक पॉइंट और बताता हूँ इसका। ठीक है भैया, चौथा पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कुछ टर्म्स भी आप समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए भी। ये हमारी 4 टर्म्स है, चौथी टर्म्स है सेल मॉडल की। और यहाँ से बहुत काम की भी बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कह लगूँ चौथी टर्म्स बताती है जिनका जिनका जेड की वैल्यू, जिनके लिए जेड की वैल्यू कैसी होती है भैया, जेड की वैल्यू जिनकी लिए कैसी होती है, मैजिक नंबर में लाई करती है, उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिनकी एन की वैल्यू कैसी होती है, मैजिक नंबर में लाई करती है, उसके आइसोन्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि आइसोटोप्स ज़्यादा या कम होने का मतलब होता है मैजिक नंबर से हम किसी के आइसोटोप्स कितने कम है कितने ज़्यादा है ये वाली बात बता सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द न्यूक्लियाई। ये वाले पॉइंट को आप इस प्रकार से निकलेंगे, द न्यूक्लियाइड्स वूज वूज प्रोटोन नंबर, वूज प्रोटोन नंबर जेड क्रॉसपोंड, जेड क्रॉसपोंड टू ए मैजिक नंबर, टू ए मैजिक नंबर। यानी कि किसी भी न्यूक्लियाई में से प्रोटॉन का जेड की वैल्यू यदि मैजिक नंबर में लाई कर जाती है तो उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। मैजिक नंबर हैव द हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, ये वाला पॉइंट इसका ए पार्ट था, ये वाला इसका बी पार्ट यहाँ पे बताता हूँ भैया आपको। अगर मैं आपसे कह लगा द न्यूक्लाइड्स, ये नाभिको होता है, न्यूक्लाइड्स का मतलब क्या होता है, नाभिको। वूज वूज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नंबर कौन से होते हैं भैया, ए में से जेड घटा कर देख लेते हैं। ए में से जेड घटाने का, और ये किस में मिल जाते हैं, मैजिक नंबर में लाई कर जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्रॉसपॉन्ड टू मैजिक नंबर, क्रॉसपॉन्ड टू मैजिक नंबर एज द हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोन्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोन्स। ठीक है भाई, तो इन बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक बार सभी नोट करेंगे। बिल्कुल सही बताया। देखो भाई, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इन वाली बात को। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो और ये वाली सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलो, मैं ये वाली बात आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ, वे नाभिक, जिससे कि आपको ये वाली बात समझ में आ जा। वे नाभिक जिनमें जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि जेड की वैल्यू, प्रोटॉनों की संख्या जो जेड होती है, मैजिक संख्या के मैजिक मैजिक संख्या के मैजिक संख्या के संगत होती है, यानी कि मैजिक संख्या मिल जाती है उन नाभिकों में उन नाभिकों में
नाभिकों की, समस्थानिकों की संख्या, समस्थानिकों की संख्या अधिकतम होती है। कैसी होती है भैया? अधिकतम होती है। अभी आपको बताता हूँ, ये तो अभी आप लिख लो एक बार। इसी प्रकार वे नाभिक, ये वाले निचले वाले पॉइंट में, वे नाभिक जिनमें जिनमें न्यूट्रिनो की संख्या यानी कि A-Z मैजिक नंबर है, मैजिक संख्या है। सम न्यूट्रिनो यानी कि आइसोटोन्स बोलते हैं, सम न्यूट्रिनो की संख्या अधिकतम होती है, की संख्या अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। अब एक एग्जाम्पल वे में आपको बताता हूँ कुछ चीज को कैसे कह रहा हूँ मैं। देखो भाई, आप सभी एक बार एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, सपोज करो 20 CA40 है, क्या एक बार जल्दी से बताओ, ये वाले मैं जेड की बात कर रहा हूँ अभी, क्या जेड की वैल्यू कैसी है? 20, क्या ये मैजिक नंबर में लाई कर रही है? यस या नो बताओ। ठीक है भैया। ऐसे ही मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज डेट 38SR88। ठीक है भैया। जल्दी से इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल लो। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप? 88 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप कहोगे यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 50। क्या एन की वैल्यू 50 उसमें लाई कर रही है? ये वाले जेड की वैल्यू 20 मैजिक नंबर में लाई कर रही है? जल्दी से बताओ, मैजिक नंबर में लाई कर रही है? ये वाला भी बताओ, क्या ये 50 भी मैजिक नंबर में लाई कर रही है? तो इसका मतलब है, अगर ये मैजिक नंबर में लाई कर रही है, इसके लिए जेड की वैल्यू और इसके लिए एन की वैल्यू, तो जिसमें मैजिक नंबर में जेड की वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है, किसी भी टॉपिक में, तो इसका मतलब है सीए के कैसे होंगे? ज्यादा कैसे होंगे? ज्यादा समस्थानिक होंगे। समस्थानिकों में क्या होता है? समस्थानिकों में एटॉमिक नंबर कैसा होता है? हमारा सेम होता है, जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है। जल्दी से बताओ, आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए अच्छे तरीके से? और सम न्यूट्रॉन का मतलब होता है, ये जो मैंने बताया, सम न्यूट्रॉन उपल्य, यानी कि किसी भी चीज में उपल्ली वाली चीज में से निचली को घटाने पे मिल जाए हमें। ठीक है भैया। सेम सेम, जल्दी से बताओ। और फिर मैं आपको एक नोट पॉइंट बताता हूँ इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर? ठीक है, दोबारा से समझ लो एक बार। विशाल त्रिवेदी, देखो भाई, उसने कहा है, मान लो सपोज करो कोई भी, हमने एग्जाम्पल लेके चले 20 CA40 लेके चले। अगर यदि उसका जेड की वैल्यू, इसमें जेड की वैल्यू कितनी है? 20। यदि जेड की वैल्यू 20 किस में लाई कर जाती है? मैजिक नंबर में। तो इसका मतलब है इसमें कैसे आइसो ये जो है हमारे आइसोटोप्स ज्यादा मिल जाएंगे, यानी कि सीए के ज्यादा आइसोटोप्स होंगे, क्योंकि इसमें जेड की वैल्यू मिल रही है बस। ठीक है। अब यदि मैं इसमें कह लगूं कि भाई, अगर बाय द वे एन की वैल्यू मिल जाती है मैजिक नंबर में, तो इसका मतलब है सम न्यूट्रिनो, यानी कि आइसोटोन से ज्यादा मिलेंगे इनके। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जल्दी से बताओ, अब समझ में आ गया सभी को? क्लियर एकदम? जल्दी से बताओ, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ भैया, आपको एकदम क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब एक एग्जांपल बताता हूँ भैया मैं आपको, और फिर इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, अगर मैं आपसे कह लगूं कि 20 CA40, तो इसमें जेड की वैल्यू क्या किस में लाई कर रही है? जेड की वैल्यू 20 लाई कर रही है मैजिक नंबर में। मैजिक नंबर में, तो इसके कितने आइसोटोप्स होंगे? तो आपको बताना है, इसके आइसोटोप्स याद रखने हैं। सीए के आइसोटोप्स जो समस्थानिकों की संख्या होती है 6 होती है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानों की संख्या कितनी होती है? समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है? 6 होती है भैया। किसमें होती है भैया? 6 होती है। 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 6
किसमें होती है भैया, कैल्शियम में। लेकिन अगर मैं 50 SN लेके चलूं तो ये बस एक दो ही हैं, आपको नॉर्मली टर्म्स में एग्जांपल के तौर पे याद रखने हैं। इसमें जेड की वैल्यू 50 लाई कर रही है, किसमें लाई कर रही है, मैजिक नंबर में। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब आपको कितने होंगे कितने नहीं, अब तो इनके लिए तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो इसमें 10 आइसोटोप्स होंगे भैया, समस्थानिकों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी इसके लिए। ठीक है भैया, ये एग्जाम्पल है आपके, ये जेड के एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 38 SR88, इसमें भैया एन की वैल्यू कैसी हो रही है, एन की वैल्यू 50 मिल रही है, तो इसके कितने रहेंगे, नंबर ऑफ आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनों की संख्या कितने होंगे इसके, याद रखना भैया, इसके कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है भैया, नोट कर लो आप सभी को मैजिक नंबर में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही बताया भैया आपने, जल्दी से नोट कर लो ये वाला पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये हमारा चौथा पॉइंट था मैजिक नंबर के अनुसार। तो अब देखते हैं हम पांचों पॉइंट एक बार। तो जिस प्रकार से आप कह सकते हो कि अब मैंने जो एक दो दिन पहले आपको यूरे मतलब सीरीज पढ़ाई थी, रेडियो एक्टिव सीरीज, तो उसमें से लास्ट का 3 वाली का, 4 रेडियो एक्टिव सीरीज होती है, 3 वाली का लास्ट क्या आता था, आप कहते हो लेड आता था, और एक में आता था बिस्मिथ। तो जल्दी से बताओ, लेड जो था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, क्यों था, क्योंकि उसकी मैजिक नंबर जो थी वो मतलब दोनों ए और जेड किस में मिल रहा था उसका, वो एन और जेड किस में मिल रहा था, मैजिक नंबर में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं भैया, जो हमारा क्या था, जो हमारा लेड था वो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव सीरीज का सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। तो पांचवा पॉइंट ये पता चला मैजिक नंबर से भैया, हमें पांचों पॉइंट, पांचों पॉइंट ये पता लगा ये सेल मॉडल से कि रेडियो एक्टिव सीरीज में, रेडियो एक्टिव सीरीज में जो रेडियो एक्टिव सीरीज बनाई थी हमने, कौन कौन सी थी रेडियो एक्टिव सीरीज, आपको पता होगा, यूरेनियम एक्टिनियम वे वाली जो थ्योरम वाली थी रेडियो एक्टिव सीरीज में। तो तीन सीरीज का तीन सीरीज का लास्ट स्टेबल एलिमेंट क्या बनता था, लास्ट स्टेबल एलिमेंट क्या बनता था, जल्दी से बताओ क्या था। तो आप क्या हो गए, लेड था 82 PB206, 82 PB206 इस प्रकार से था। तो इसमें इसका हम देख लेते हैं ये भैया स्टेबल क्यों था, लेड, लेड स्टेबल क्यों था, क्योंकि ये इसका मैजिक नंबर में लाई कर रहा था। तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 82, और एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 126। तो इसका मतलब है ये जेड और एन किस में लाई कर रहे हैं, ये आपके दोनों ही मैजिक नंबर में लाई कर रहे हैं। तो जब मैजिक नंबर में लाई कर रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 82 PB206 मोर स्टेबल एलिमेंट है, किसका, रेडियो एक्टिव सीरीज का, मोर स्टेबल एलिमेंट इन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सीरीज। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना। ये वाली बात किसने बताई थी भैया, सेल मॉडल के द्वारा ये वाली बात हमें पता चल गई थी बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी से बताओ 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए। छठा पॉइंट देखेंगे एक बार ध्यान से, 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। छठा पॉइंट देखो भैया इसका एक बार, छठा पॉइंट कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट सेल मॉडल का क्या है, छठा पॉइंट, अगर मैं आपसे कह रहा हूं
जिन मान लो कोई भी न्यूक्लियाई मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग है। मान लो ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, वो ए नहीं, जेड मिल रहा है या एन मिल रहा है, जेड मिल रहा है या एन मिल रहा है मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो ऐसा होगा जितने भी मैजिक नंबर वाले मिलते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल कैसा होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल मोमेंट कैसा होता है, जितने भी मैजिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं, जितने भी मैजिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया मैजिक नंबर वाले एलिमेंटों का मैजिक संख्या वाले तत्व, संख्या वाले तत्वों का क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट बहुत लेस होता है, कैसा होता है, बहुत कम होता है। आप क्या होगे, वैद्युत वैद्युत चतुर्गुण आघूर्ण कैसा होता है, बहुत कम होता है। जो किससे शो करता है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जितना इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट कम होगा, जितना इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट कम होगा, उतना ही किसी भी न्यूक्लियस की शेप कैसी आओगी, गोल आओगी। कैसी आओगी, स्फेरिकल आओगी। यानी कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट के कम होने से न्यूक्लियर की शेप कैसी आओगी, न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल रहेगी, स्फेरिकल रहेगी, गोलीय आकार की रहेगी, गोलीय आकार की। अगर एक बात बताओ, जितना ज्यादा न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल रहेगी तो इसका मतलब है ये मोर स्टेबिलिटी को शो करेगा। क्या शो करेगा, मोर स्टेबिलिटी को शो करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला, यदि सपोज करो कोई भी ऐसे है, कोई भी तिरछे विरछे है, मान लो ये है, तो इसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल कैसा होगा। मान लो ये एलिप्स बनाया मन ने, तो एलिप्स का क्वाड्रपोल कैसा होगा, जल्दी बताओ, कम होगा या ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल वैद्युत चतुर्गुण ज्यादा होगा या कम होगा, कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रिक यानी कि एलिप्स का इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने का मतलब है जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है ये अनस्टेबल शो करेगा। और अनस्टेबल इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि वे मैजिक नंबर लाई नहीं कर रहे इसमें, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर नोट लाई। जल्दी से बताओ, ये था हमारे मैजिक नंबर के ऑल कंसेप्ट। क्या आपको ये वाली सभी बातें क्लियर होगी, जल्दी से बताओ, ये वाली सभी बातें आपको क्लियर होगी, जल्दी बताओ भैया। मैजिक नंबर का ये था कंसेप्ट, फिर मैं आपको इसकी लिमिटेशन बताता हूँ और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ सेल मॉडल। तो कौन कौन सी चीजों को रोक रुकावट कर देगा भैया यो, लिमिटेशन ऑफ सेल मॉडल, क्या क्या नहीं कर पाएगा, चलो देखते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे कह लगूँ, कल मैंने आपको एक मॉडल कराया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो उसकी लिमिटेशन में से एक क्वेश्चन आ रहा है असाइनमेंट में, देख लेना भैया। ठीक है भैया, जरूर आ रहा है, मैं कल कराऊंगा आपका असाइनमेंट। ठीक है भैया, कल सभी एक बार प्रिपेयर करके रहे। मैं लिमिटेशन क्या है सेल मॉडल की, पहली लिमिटेशन है द सेल मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यानी कि क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कैन नॉट बी एक्सप्लेन द फोर स्टेबल वेव, मतलब चार जो हैं स्टेबल भी हैं लेकिन फिर भी वे मैजिक नंबर में लाई नहीं कर रहे, मैजिक नंबर में वे लाई भी नहीं कर रहे चारों और फिर भी वे स्टेबल है। इसका मतलब है सेल मॉडल वहां पे फेल हो रहा है। फोर स्टेबल न्यूक्लियाई, कौन कौन से ऐसे फोर स्टेबल न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल हैं लेकिन मैजिक नंबर में लाई ना कर रहे, तो वो कौन सा, 1H2। मान लो यो तो लाई कर रहा है, 2 तो सोच रहे होगे आप, ये अगर देखो ना कर रहा है यो भी, ये इसका कैसा है हमारा, यहाँ पे ए हमारा कैसा है, जेड की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू भी कैसी होगी, 1 होगी।
जबकि यो मैजिक नंबर में लाई नहीं कर रहा, फिर भी यो कैसा है, स्टेबल है, तो यानी कि फेल हो गया यहाँ पे सिद्धांत। 3Li6 स्टेबल है अपने आप में, लेकिन यो फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन में फेल हो गया। 5B10 कैसा है हमारा, हमारा ये कैसा है, स्टेबल है, लेकिन फिर भी इसकी बताने में यो फेल हो गया स्टेबिलिटी को। 7 and 14 भी कैसा है हमारा, स्टेबल है, लेकिन सेल मॉडल इनकी स्टेबिलिटी बताने में, क्योंकि ये मैजिक नंबर में तो लाई कर नहीं रहे और स्टेबल भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे फेल हो गया वो कंडीशन। अगला, दिस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन इवन न्यूक्लियाई। भैया ऐसा होना चाहिए था, इवन न्यूक्लियाई को तो सेल मॉडल को कर देना चाहिए था एक्सप्लेन, लेकिन इवन न्यूक्लियाई होकर अगर वो ग्राउंड स्टेट तक तो एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन अगर जैसे इवन न्यूक्लियाई की मान लो सपोज करो 2He4 की, तो 2He4 की ग्राउंड स्टेट को तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2He3, तो 2He3 को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है भैया, इस ये वाला जो मॉडल है, ठीक है भाई। और तीसरा पॉइंट है, और ये कंसेप्ट आपका पूर्ण रूप से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दिस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन द ऑब्जर्व लार्ज क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ ओड मास नंबर कैपिटल है। यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल बहुत ज्यादा है, सर फर्स्ट वाला स्टेबल कैसे है, स्टेबल नहीं है। मतलब ऐसा है, ये चार जो होते हैं ना, ये मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग तो होते नहीं है, लेकिन ये स्टेबल माने जाते हैं केमिस्ट्री में। आप जब कभी भी बातचीत करोगे ना इनकी केमिस्ट्री में, इसका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया इनका मैजिक नंबर भी लाई नहीं कर रहा, किसमें, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको, इनका मैजिक नंबर लाई भी नहीं कर रहा सेल मॉडल के अनुसार, लेकिन ये चार जो हैं केमिस्ट्री ने इन्हें स्टेबल मानना है। केमिस्ट्री ने क्या मानना है, स्टेबल मानना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल मॉडल वैसा तो ये स्टेबल है किसके अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन सेल मॉडल के अनुसार ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सेल मॉडल फेल हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि भैया जो किसी भी ओड इवन न्यूक्लियाई वालों की, सपोज करो मान लो 2He4 है हमारे पास, 2He4 है, इसका भी ये इवन है, सॉरी ये इवन है और ये भी इवन है, दोनों इवन है, सम है दोनों में, लेकिन अगर इसकी ग्राउंड स्टेट की तो एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, लेकिन अगर इसी की एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो इनकी एक्साइटेड स्टेट की एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अब मैं कह रहा हूं ये मॉडल जिनमें लार्ज क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है, किसके में लार्ज क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है, उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और विशेषकर किस में होता है लार्ज क्वाड्रपोल मूवमेंट, तो इनमें होता है, एक बार लिख लो, 150 के इक्वल ए की वैल्यू, ठीक है, और 190 से, यानी कि 150 से लेके और 190 तक के बीच में इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल वाली ए वाली टर्म्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता अच्छे से। और कौन सी को, और ए की वैल्यू यदि 220 से ज़्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए, तो इन्हें भी दोनों को इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल के केस में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को भी? तो ये वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीटली हो गया। ठीक है भैया।
ठीक है, नोट करवा रहा हूँ, कर लो भैया। तो कल हमारी जो है इस यूनिट की, कल हमारे इस यूनिट की जो एक दो छोटी मोटी प्रॉब्लम है बची हुई वो कर लेते हैं, और कल इसका असाइनमेंट चलेगा। तो इस वाली पूरी यूनिट को आप पढ़ के आइए, कल ये वाली यूनिट पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और आपकी यूनिट स्टार्ट कर देंगे यूनिट 4। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है भैया, नोट कर लो एक बार सभी, और नोट करने के बाद सभी डन लिख देना, और जल्दी बताएंगे क्या आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छा, एक बच्चे का बोल रहा है कि ये था भाई,